से लेकर सर क्रीक तक ड्रोन से भारतीय ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की। इसके लिए तुर्की में बने दरअसल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और आपको बता दें कि यह बड़ी खबर है। कुछ देर पहले जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया कि कल रात को जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया और एसिस गार्ड सोनगर ड्रोन से यह हमला किया गया है, जिसमें कई ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की गई। हालांकि भारत की तरफ से लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और ये तस्वीर जिस ड्रोन से हमला किया गया उसकी हम आपको दिखाते हैं। तुर्की निर्मित ये बताया जाता है, जिसने पाकिस्तान को दिया है। और इसी से दरअसल एसिस गार्ड सोनगर ड्रोन इसका नाम है। और इससे अटैक किया गया, वो चाहे जैसलमेर हो, चाहे जम्मू कश्मीर के इलाके हो, चाहे भुज की तरफ जो अटैक की खबर सामने आई थी, जहां भी था इस ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। भारत पर हमले में पाक से जो तुर्कियों को मिला था ड्रोन, उसका इस्तेमाल किया गया है। और तुर्की में बने ड्रोन के इस्तेमाल को पूरी तरीके से, यानी इस ड्रोन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने। रात को ये एक गोलीबारी की खबर और ड्रोन से अटैक की खबर सामने आई थी, जिसके बाद फिलहाल भारतीय सेना की तरफ से आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो साझा पीसी थी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो टर्की मेड यानी तुर्की मेड जो ड्रोन्स था, उसके इस्तेमाल से भारत में अटैक करने की पाकिस्तान की नाकाम कोशिश, जिसको भारतीय सेना की तरफ से जबरदस्त प्रहार करके जवाब देकर नष्ट कर दिया गया है। और ये थोड़ी देर पहले पीसी हो रही थी, पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले की जानकारी साझा की गई। और कर्नल शोपिया कुरैशी के मुताबिक पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक तक ड्रोन से भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। और इसके लिए तुर्की में बने एसिस गार्ड सोनगर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। और ये ड्रोन इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के एसिस गार्ड सोनगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। तो ये आपने सुना कि एसिस गार्ड सोनगर ड्रोन से यह हमला किया गया था, जिसको निष्क्रिय कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इसकी जो खासियत होती है वो क्या है। दरअसल क्वाड रोटर यानी कि 4 रोटर वाला ये छोटा ड्रोन होता है और 3 से 10 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, यानी बॉर्डर से बहुत करीब से इसको हिट किया गया था। 15 से 25 मिनट की उड़ान की क्षमता इसकी महज होती है। मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर, मोटार, मिनी मिसाइल से लैस ये हो सकता है। स्वाम मोड यानी कि झुंड में एक साथ हमला कर सकता है। ड्रोन में इंफ्रारेड और थर्मल सेंसर लगे हैं। लेजर रेंज फाइंडर से लक्ष्य पर सटीक हमला करने की इसकी क्षमता होती है। और रियल टाइम वीडियो और टेलीमेट्री डेटा भी ये भेजता है, यानी कैमरे से सब कुछ दिखाता है और बाकायदा डेटा जहां से इसको भेजा जाता है कमांड सेंटर ये भेजता है। 1300 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की इसकी क्षमता होती है। 3 से 10 किलोमीटर तक हमला कर सकता है ये, जिससे अटैक देर रात किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। भारतीय सीमाओं पर भारतीय जो सैन्य ठिकाने हैं उसको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। फिलहाल भारत की तरफ से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया और सारे ड्रोन्स को मार गिराया गया। लेकिन ये स्वाम ड्रोन यानी एक साथ झुंड में, आप समझिए कि मधुमक्खी की तरह ये एक साथ आते हैं 50-100 की संख्या में। और इनमें बाकायदा सेंसर लगा होता है, कैमरे लगे होते हैं और पूरा डेटा एनालिसिस ये करता है, डेटा भेज देता है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से यह संकेत दिए गए। और हालांकि भारतीय सेना की तरफ से भी कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से इस अटैक का मकसद ये था कि जो हमारी लोकेशंस हैं उसको वो रिकॉग्नाइज कर सके, उसके डाटा उनके पास हो सके। और भारत की तरफ से इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो ड्रोन की ताकत है वो आपने समझ लिया, लेकिन इस ड्रोन के जरिए भारत के अंदर सीमाई इलाकों में जो तबाही मचाने की पाकिस्तान की कोशिश थी वो खत्म हो चुकी है। हल्का छोटा ड्रोन होता है, महज 3 से 10 किलोमीटर के आसपास की दूरी ये तय कर सकता है। बहुत ज्यादा इसकी बहुत देर तक उड़ान भरने की क्षमता नहीं होती है। और पाकिस्तान को ये तुर्की से मिला है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसकी ताकत के बाद जो भारत की तरफ से ताकत दिखाई गई है, अब पाकिस्तान में कैसी खलबली मची है। लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड जीबी अस्थाना का एक बयान है, सुनिए पहले।
Over 100 drones were fired by Pakistan, but there was no damage whatsoever on the Indian side. So we were able to greatest degree, we were able to block, or we were able to destroy all those drones and missiles in the air itself. और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। दरअसल रिटायर्ड जनरल जीजी द्विवेदी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। द्विवेदी साहब, स्वागत है आपका। जिस ड्रोन से बताया जा रहा है कि ये असिस गार्ड सोंगर ड्रोन है, बहुत ज्यादा इसकी ताकत होती है नहीं, लेकिन कम से कम इतना है कि इससे जो डेटा है, जो लोकेशन की एरिया का लोकेशन है, वो पाकिस्तान को जरूर मिला होगा। ये कितना खतरा पैदा कर सकता है? चूंकि भारतीय सेना ने इस पूरे अटैक को नाकाम कर दिया, लेकिन ये कोशिश क्या वाकई में अटैक थी, या फिर जो बॉर्डर इलाका है, भारतीय सेना की मौजूदगी कहां पर है, जो हमारे सैन्य बेस हैं उसकी मौजूदगी, और वहां पर क्या तैयारियां हैं, ये जानकारी इकट्ठा करने की रही होगी? बिल्कुल ठीक बात है। देखो, आजकल का ये युग है, वो ड्रोन वॉरफेयर में बहुत अहम भूमिका है ड्रोन वॉरफेयर की, क्योंकि ये लो कॉस्ट इक्विपमेंट है और एक बड़ा वर्सटाइल है। तो ये जो ड्रोन अभी आसिस गार्ड सोंगर ड्रोन है, ये एक टैक्टिकल ड्रोन है, यानी कि इसकी जो फ्लाइट की क्षमता है और इसका जो पेलोड है वो बहुत कम होता है, यानी इसकी जो हाइट है वो भी कम होती है। तो इसको ज्यादा यूज किया जाता है डाटा कलेक्शन, यानी कि सर्विलेंस के लिए, और क्या क्या दुश्मन की या जहां टारगेट एरिया की जानकारी के लिए। उसके डाटा कलेक्शन के बाद फिर बड़े तरीके से हमला किया जा सकता है, जो बड़े ड्रोन्स है या मिसाइल्स हैं। तो ये जो ड्रोन है ये टैक्टिकल ड्रोन्स हैं, और इनकी मेन भूमिका ये है कि डाटा कलेक्शन और सर्विलेंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और यही पाकिस्तान ने किया होगा कि वो, क्योंकि जब भी आप टारगेट को एंगेज करते हैं तो आपके पास डाटा होना चाहिए, आपके पास उसकी पूरी एक छवि होनी चाहिए। तो ये जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने उड़ाए हैं टैक्टिकल ड्रोन्स हैं, और बेसिकली ये डाटा कलेक्शन के लिए होते हैं, पर ये आर्म भी हो सकते हैं, और ये टैक्टिकल ड्रोन्स हैं। और यही अभी पाकिस्तान ने जो टर्की से आए हैं उसका इस्तेमाल अभी किया है। ओवर टू यू। नहीं, अगर इसका इस्तेमाल किया है सर, तो क्या ये माना जाए कि आने वाली, ये तो शुरुआत है अभी जंग की, आने वाले वक्त में और ज्यादा ये जंग गहराने की संभावना बनती दिखाई दे रही? चूंकि हमारे अगर सैन्य पोजीशन को वो समझने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है कि ये शुरुआती दौर के तौर पर माना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब भी आप कोई टारगेट को एंगेज करते हैं, पहले उसकी आपको पता होना चाहिए कि क्या टारगेट है, उसकी क्या अहमियत है, उसका नाप तोल क्या है। तो ये जो सर्विलेंस ड्रोन है, यानी कि इसके बाद जो मैंने बताया कि जो डिस्ट्रक्टिव हथियार है जिसके साथ डिस्ट्रक्शन की जाती है वो इस्तेमाल होंगे। तो ये एक प्रिलूड है, यानी कि जिसको कर्टन रेजर बोलते हैं, कि इसका ये पर्दा उठेगा और उसके बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एक प्रिलिमिनरी जैसे रिकॉनेसेंस है या डाटा कलेक्शन है, इसके बाद असली जो डिस्ट्रक्टिव हथियार है वो इस्तेमाल होंगे। तो ये एक पहला चरण है। इसके बाद दूसरा चरण होता है, अब जैसे हम पहले फौज में एक टर्म यूज करते हैं, पहले डिटेक्ट करते हैं कि भाई वो क्या है, टारगेट क्या है, फिर उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन ये साइमल्टेनियसली होती है। तो छोटे ड्रोन्स हैं, वो टारगेट का पूरा एक आपको प्रोफाइल देते हैं कि कैसा टारगेट है। उसके बाद फिर आप एनालाइज करते हैं कि क्या इस टारगेट को एंगेज करना है या नहीं करना है। तो वो दूसरा चरण होता है। तो डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों कार्रवाइयां साथ साथ चलती है। ओवर टू यू। अच्छा, भारतीय सैन्य जो ताकत है या फिर भारतीय सेना की जो तैयारी इस हमले के बाद जो होगी, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दुश्मन के हाथों में अपनी हम जानकारी साझा नहीं करना चाहते। लेकिन जरा ये बताइए, इस ड्रोन का तोड़ क्या हो सकता है? चूंकि ड्रोन्स तो हमने भी उड़ाए, हमने भी लाहौर तक बकायदा यहां से ड्रोन्स भेजे गए थे, वो तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अगर दोबारा इस तरीके से स्वाम अटैक किया जाता है तो फिर भारत के पास इसका जवाब क्या हो सकता है? देखो, हमारे पास भी बिल्कुल ठोस जवाब है और हम पूरी तरह तैयार हैं। दो तीन बातें बहुत अहम होती हैं। जब ऐसा हम स्टेप लेते हैं, ऐसा ऑपरेशन करते हैं, तो हम दूर की सोचते हैं। ये नहीं कि एक दिन कर लिया फिर दूसरे दिन सोचेंगे, नहीं, एक पूरी प्लान बनती है। एक शतरंज का जैसे खेल होता है, तो दूसरी मूव, तीसरी मूव, चौथी मूव, तो ये पूरी वॉर गेम होती है। तो किस समय कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, किस समय क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है, ये पूरी प्लानिंग हो चुकी होती है। कोई यही फौज करती है कि फौज दो काम करती है, या लड़ती है या लड़ाई की तैयारी करती है।
तो ये पूरी तैयारी होती है और थोड़ा बहुत संशोधन किया जाता है, थोड़ी प्लान डिफाइन होती है, दुश्मन का एक्शन कैसे है, हमें कैसे अपना एक्शन बदलना है या उसी एक्शन को करना है। तो ये प्लानिंग सारी हो चुकी होती है और ये नहीं कि एक एक दिन की प्लानिंग नहीं, तो लंबी प्लान होती है। तो मैं इतने कहूंगा कि देखो भारत पूरी तरह तैयार है, हमारे पास पूरे ऐसे इक्विपमेंट है, उपकरण है जिसका हम पाकिस्तान को ठोस जवाब दे सकते हैं और हमारे पास ऐसी क्षमता है कि पाकिस्तान को बहुत कड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वो जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है, उसको हमने दिया है मौका कि तुम पीछे हट जाओ, नहीं पीछे हटेगा तो फिर उसके और भी मार पड़ेगी। क्योंकि ये जो अभी एक किस्म का युद्ध के असास बन गए हैं, इसमें दो बातें हैं। पहले भारत एक बहुत कड़ा मैसेज देना चाहता है पाकिस्तानी फौज को, क्योंकि जो पूरा जो कलाकार है पाकिस्तानी फौज है, उनके जो जिहादी जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको एक मैसेज है कि आप अगर नहीं अपना रवैया बदलोगे तो आपके ऊपर और भी नुकसान होगा। और दूसरा है कि हम चाहते हैं कि खत्म हो जाए आतंकवाद, क्योंकि साढ़े कोई करीबन 35 साल हो गए, 3.5 दशक हो गए और मैंने खुद भी काफी ऑपरेशन किए हैं इसी इलाके में, तो ये पाकिस्तान बाज नहीं आया। तो ये एक एक कहते हैं कि एक प्लान चल रही है, तो प्लान डे बाय डे चलती है और आगे देखेंगे कि अगर ऐसे स्वार्म ड्रोन अटैक होते हैं तो उसका भी हम बहुत कड़ा जवाब देंगे। और देखो कि ये पूरे जो स्वार्म ड्रोन है जो जो इन्होंने पूरे हमले किए हैं, वो पूरा भुज से लेके JNK तक वो सारे निष्काम क्यों हैं, निष्फल हो गए, क्योंकि इसका पता है कि हमारा एयर डिफेंस जो है बहुत कारगर है। और एयर डिफेंस जो है वो भी टीयर्स में होता है कि सबसे लंबी दूरी वाले हथियार जो S-400 है, उसके बाद कम दूरी वाले हथियार जैसे आकाश है, फिर इन्फेंट्री हैंडहेल्ड वेपन्स होते हैं। तो एक पूरा एक जाल बिछाया जाता है दूर से लेके नजदीक तक। ओवर टू यू। लेकिन ये कैसा जाल है सर? ये मतलब इंसानियत, मानवता कुछ है नहीं। भारत के सिविल इलाकों में लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, सोसाइटीज पर हमले करने की कोशिश की जा रही। उधर पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को, यानी जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उसको भी बंद नहीं कर रहा। भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा। मुनीर किसी बिल में छुपा हुआ है, वहां से 3-4 दिन से उसका कुछ पता नहीं। इधर खबर आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बंकर में ले जाया गया, सेफ प्लेस में ले जाया गया है। तो वहां की जनता को एक तरह से मरने के लिए छोड़कर, ये चाहे वहां के जनरल हो चाहे वहां के नेता हो, इनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक बात है, क्योंकि देखो हर एक देश की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, अपनी एक प्लान होती है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी जो है पूरी प्रॉक्सी वॉर पर है, यानी कि टेररिज्म है। तो टेररिज्म के आप खौफ पैदा करते हैं पब्लिक के अंदर, और उनकी यही स्ट्रेटेजी है कि सिविल टारगेट को किया जाए ताकि सिविल में एक भय का माहौल बनाया जाए। तो ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है। और देखिए जब मैं बांग्लादेश की लड़ाई में भी था तो पाकिस्तान के आगे वो रजाकार को इस्तेमाल करते थे। अभी जब LOC पर थे हम, तो उनके पास ये टेररिस्ट होते हैं, हर एक पोस्ट में 15-20 टेररिस्ट रखे जाते हैं जो कि सारा उनके लिए गंदा काम करते हैं, वही अंदर आते हैं, वही लड़ाई लड़ते हैं। तो पाकिस्तान फौज जो पिछले 35 साल में एक फ्री पास था इनका, क्योंकि ये बैठे हुए थे अपनी LOC के ऊपर, सीज फायर था, तो ये तो आनंद ले रहे थे और सारा काम तो ये टेररिस्ट कर रहे थे। तो पाकिस्तानी फौज का जो एक टैक्टिक्स है वो है टेररिज्म, वो है प्रॉक्सी वॉर, खौफ पैदा करना, सिविल को नुकसान करना, ये उनका टैक्टिक्स है। आगे की लड़ाई तो लड़ नहीं सकते क्योंकि 3 बार हारे हैं। और जैसे कतर का युद्ध था, मैं वो युद्ध लड़ा हूं, तो वहां तो 90,000 इन्होंने सरेंडर किया है। तो ये पाकिस्तानी जो फौज है ये आगे शील्ड बनाती है। जैसे आपने अभी बताया कि ये कमर्शियल एयरलाइंस है, उनको भी शील्ड बना दी है ताकि उसी के शैडो में ये अपने फाइटर और अपने जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उनको चला सकती है, यानी कि ये कमर्शियल एयरलाइन को भी वेपनाइज कर रही है। तो ये इनके टैक्टिक्स हैं। तो संक्षेप में यही है कि पाकिस्तान की फौज का टैक्टिक्स जो है टेररिज्म है, प्रॉक्सी वॉर है, सिविलियन को टारगेट करना है और छुप के उन्हीं की शैडो के अंदर ये रहते हैं। और इसीलिए अब अभी बंकर में घुस गए हैं, ये डरपोक है, ये आगे से नहीं आ सकते, ये गीदड़ भक्तियां देते हैं, पर ये वैसे आगे सामने लड़ने में इनकी क्षमता नहीं है। नहीं, कल की इस अटैक के बाद या कल जो भी नियत रही हो पाकिस्तान की, इस अटैक के बाद लगता है कि सीधे तौर पर जंग के लिए पाकिस्तान कदम आगे बढ़ाएगा या प्रॉक्सी का ही इस्तेमाल करेगा या सिर्फ भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? देखो पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स है वो प्रॉक्सी वॉर है। वो तो
3 बार जब ये हारा तो फिर इन्होंने अपने टैक्टिक्स बदली। इनको पता कि सामने तो नहीं लड़ सकते हैं, तो प्रॉक्सी से लड़ सकते हैं। और प्रॉक्सी वॉर में जो इनके फ्रंटलाइन सोल्जर हैं वो कौन है? टेररिस्ट है, चाहे वो लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है। और ये इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो खुद इसको स्वीकार करते हैं। मुशर्रफ कहता था भाई ये हमारे हीरोज हैं, इमरान खान कहता कि हमें इस्तेमाल किया अमेरिका ने, और यही अभी इनके जो लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो है ये इनके पिल्ले हैं। तो पॉइंट ये है कि इन्हीं का इस्तेमाल पाकिस्तान फौज करती है। और दूसरा है कि इन ये सामने नहीं लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये 3 बार हार चुके हैं, चौथी बार फिर हारेंगे। इनकी बुरी कहते हैं कि ये एक इनकी बेइज्जती होगी। और ये बेशर्म है, ये शर्म नहीं है इनको। पूरी दुनिया में पता है कि पाकिस्तान की क्या छवि है। ये एक कंगाल देश है, एक आतंकी देश है। इनकी फौज जो है 3 बार हार चुकी है। तो इनको ना तो शर्म है, ना इनको कोई खौफ है अपनी पब्लिक का। पब्लिक भूखी मर रही है। इनके जनरल हैं वो ऐश करते हैं, जो है अभी जो पहले जनरल थे कियानी साहब वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, कुमार बाजवा इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, असीम मुनीर के भी बगली तैयार है। तो किसी टाइम भी ये चले जाएंगे। तो इन्होंने देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, चाहे वो अयूब खान थे, चाहे यहिया खान थे, मुशर्रफ थे, अभी आसिम मुनीर है। उसी इनकी वही कहते हैं कि सिग्नेचर है, डीएनए वही है इनका। तो ये भी अभी पाकिस्तान की जो थोड़ी बेइज्जती और कराएंगे, और खुद भी बेइज्जती होगी इनकी, और बेशर्म है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। पर एक बात मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अभी जो है नैरेटिव बदल गया है, यानी कि पिक्चर बदली है। अभी वो ये क्या सोचते होंगे कि छोटा मोटा एक्शन होगा और फिर हम अपनी ऐश करेंगे। नहीं, इस बार जो एक्शन है पाकिस्तान हिल गया है, इनकी फौज भी हिल गई है। इनको पता नहीं था कि ये एक्शन इतना होगा। और ये अभी आर पार की लड़ाई है। इनको पता है कि या तो हाथ खड़े करेंगे या मरेंगे। ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है, आज ही तो मैं खबर कहीं देख रहा था, कोई इंटरव्यू उनके नेता का था, वो कह रहे कि अगर कोई तीसरा देश आता है और इंटरमीडिएशन करता है, अगर वो संधि करवाता है एक तरह से मामले पर, तो बात बन सकती है। क्या ये फुल एंड फाइनल प्रहार है कि अगर पाकिस्तान यहां से गिड़गिड़ाता भी है तो भी हम वहां पर जो आतंकवादी इस वक्त पनाह लिए हैं, जिनको पाला पोसा जा रहा है, उनको छोड़ना नहीं है? क्योंकि इस जड़ को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये आज नहीं तो कल फिर 2 साल 10 साल बाद फिर परेशान करेगा। बिल्कुल, मैं तो इस पर काफी लिखा भी हूँ, आर्टिकल भी लिखे हैं कि देखो हमने ये आतंकवाद जड़ से खत्म करना है। जिस बिल से ये सांप निकल रहे हैं उस बिल को हमने नष्ट करना है। तो पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी, आपने बहुत ठीक पॉइंट बताया कि देखो जब ये प्रॉक्सी वॉर है उसका एक हिस्सा है डिप्लोमेटिक वॉर। तो ये जैसे ही इनके ये कहते टाइट होते हैं ना तो ये भागते हैं। तो चीन की ओर भागेंगे, या सऊदी अरेबिया को भागेंगे, या ईरान को बोलेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। ये इनके टैक्टिक्स हैं। पहले तो ये छेड़ लेते हैं, फिर जब इनको पता लगता है कि ये पकड़े गए हैं तो फिर गिड़गिड़ाते हैं। अभी मैं चाइना में डिफेंस अटैची था तो मुझे इसका पूरा नॉलेज है कि ये चाइना और पाकिस्तान की जो फौज में बड़ी एक संधि है। ये तो उनके जो गुलाम है, एक रेंटल स्टेट है, तो ये गुलाम है। इनको इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने इस्तेमाल किया, अभी चाइना इस्तेमाल किया। तो जब इन पर बहुत ही एक संकट आ जाता है तो ये फिर ये एकदम ना बुखला जाते। फिर ये जानते हैं कि चाइना को रिक्वेस्ट करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, या सऊदी अरेबिया। अच्छा, एक चीज और सर बताइए सर, ये मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था, जैसे गाजा ईरान का प्रॉक्सी था, उधर लेबनान में हिजबुल्लाह भी प्रॉक्सी था। क्या अब एक देश के तौर पर कहीं से भी स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान का है, या इसके पीछे चाइना है, चाइना का यह प्रॉक्सी पाकिस्तान बनकर यह सब कर रहा है? हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन संकेत क्या कहते हैं? नहीं, सबूत देखो, सबूत आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंगाल है, आप कज़ाई है, तो क्या सबूत चाहिए? जो कज़ाई है वो तो अपने मालिक की जो भी बोलेगा वो करेगा। तो ये जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि कर्जे पर रहते हैं, ये अभी आईएमएफ से कर्जा लेंगे और ब्याज देंगे, असल नहीं दे पाएंगे ये। तो ये इनकी एक पॉलिसी है कि अपना पहले तो छेड़ लो, फिर जब फंस जाते हैं तो फिर ये गिड़गिड़ाते हैं कि यार हमारी मदद कर दो, देखो हम तो आपके गुलाम हैं, अगर गुलाम आपके चले जाएंगे तो आपका क्या होगा। और देखो चीन ने इतना पैसा लगा दिया है पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन 60 अरब डॉलर लगाए हैं, और ये कंगाल है। और जो आपने बात की गाजा की, देखो ईरान जो है वो भी प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। जो तीनों जो संगठन है, चाहे वो हूती हैं,
चाहे हमास हैं, चाहे वो जो हिजबुल्लाह। और भी जो संगठन है, जो हिजबुल्लाह है, ये सारे जो है ये प्रॉक्सीज है। तो ये जो देश है ना, ये प्रॉक्सी वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट है। ईरान भी जैसे वो अमेरिका और दूसरों इजराइल का सामना नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने हाउथी पाले हुए हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह पाले हुए हैं, हमास पाले हुए। तो यही पाकिस्तान की है कि आपको सारी वैरायटी के वहां मिलेंगे टेररिस्ट, चाहे वो लश्कर तैयबा है या जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, फैक्ट्रियां लगी हुई है, और ये तो उनका एक धंधा है टेररिज्म। उस पर रोटी भी खाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, और अपना जो है जो भी इनका एक निष्काम है वो भी करते हैं। तो इसलिए ये अभी गिड़गिड़ाएंगे। पर मैं यही इस पर जोर दिया, सर, मैंने 2 दिन गिड़गिड़ाने से पहले क्या भी होगा? आर्टिकल लगा जैसे गाजा पट्टी को अब इजराइल समझ गया है कि इन सांपों को अगर दोबारा वहां पर बसने का मौका दिया गया तो ये फिर से काटने दौड़ेंगे, इसीलिए गाजा पट्टी को अपने कब्जे में कर लिया इजराइल ने और उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। वहां पर भी शील्ड बनाया गया, जो यहां से ले गए थे इजराइल की तरफ से, जिनको उठाकर उनको शील्ड बनाने की कोशिश की गई, वहां के लोकल लोगों को शील्ड बनाने की कोशिश की गई, और वही काम अब पाकिस्तान कर रहा है अपने लोगों के साथ। क्या ठीक है, एक देश के तौर पर पाकिस्तान है, लेकिन हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा कि ये दोबारा ये जो घाव है इसको खत्म करो। 4 बार युद्ध हो चुका है, एक और युद्ध के लिए अब तैयारी नहीं करने की पाकिस्तान बार बार दोबारा खड़ा हो जाए और ये अपनाता रहे। क्या हम गाजा की तरह कोई ठोस कदम उठाएंगे कि जैसे गाजा खत्म हो गया वैसे इधर से कम आतंकवादी संगठन खत्म कर दिए जाए? बिल्कुल, देखो समय है ठोस कदम उठाने का। ये गिड़गिड़ाते हुए इन पर कोई हमें रहम नहीं करना है। इनको बिल्कुल एक सबक सिखाना है, और अगर सबक नहीं सिखाया ये फिर यही हरकत करेंगे। तो इसमें 3 चीजें करनी है। सबसे पहले तो जो आतंकी संगठन है उनके जहां जहां अड्डे हैं उनको बर्बाद करना है। दूसरा, पाकिस्तानी फौज को चोट लगानी है, क्योंकि जिसके पीछे सारा ये पाकिस्तानी फौज है। अगर पाकिस्तानी फौज को चोट लगेगी तो ये पीछे हटेगी। और तीसरा, इकोनॉमिकली देखो ये कंगाल है, कटोरे के साथ घूमता है, तो हमें इसको और भी कंगाल करना है। और आखिरी बात है, दुनिया में अभी एक सिद्ध कर देना है कि देखो हम तो आतंक का खात्मा कर रहे हैं, तो हमें तो प्रशंसा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो दुनिया का गंद पाकिस्तान के अंदर है वो हम साफ करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो पूरी दुनिया है उनको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये आतंकी जो अड्डा है ये सब जगह फैलता है। इसके अल कायदा के साथ भी इसके गठजोड़ है। हमास की जो ट्रेनिंग हुई है जब उन्होंने हमला किया इजराइल पर, उसकी ट्रेनिंग में भी पाकिस्तान का बहुत योगदान था। तो ये तो पूरा ग्लोबल नेटवर्क है। तो अगर हम पाकिस्तान के नेटवर्क को तोड़ेंगे तो पूरी दुनिया में शांति की संभावना और बढ़ेगी। ओवर टू यू। बिल्कुल सही आपने कहा, लादेन अल जवाहिरी सब यहीं पर पाए गए हैं, यहीं पर मारे गए, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान न सिर्फ हिंदुस्तान को परेशान करता है बल्कि पूरी दुनिया को। अब जरा एक सवाल का जवाब इस समय के हिसाब से थोड़ा जल्दी लेना चाहेंगे। ये जो अभी एक तरह से ये छिटफुट हमले हो रहे हैं, कहीं इस बॉर्डर पर, कहीं जो है कि गुजरात के भुज में, कहीं राजस्थान को टारगेट किया जा रहा है, ये युद्ध, ये लड़ाई इस तरीके से कब तक चलती रहेगी? क्या इसका कोई समाधान है? क्योंकि दुनिया में पिछले 1 डेकेड्स में 10 साल के भीतर जितने भी युद्ध लगा कि 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे, वो सालों साल खींचते चले आ रहे हैं और अभी तक उनका कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। देखो, ये 2 पहलू होते हैं। एक तो युद्ध को खत्म करना और दूसरा युद्ध को कम करना, यानी कि वो उस युद्ध को लिमिट कर देना। जो अगर हम उसकी कीमत चुकानी होगी, पाकिस्तान को अगर पता लग गया कि उसकी कीमत चुकानी होगी, तो अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। तो पहले तो है ठंडा करना और फिर जो है उसको युद्ध को खत्म करना। इसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी वॉरफेयर। देखो ये 35 साल से चल रहा है, ये आज से पहलगाम से नहीं चला है, तो 35 साल चला है। अगर 35 साल को अभी हमने खत्म करना है तो वही है कि इनको अड्डों को तोड़ो, ये जो इनके हीरोज हैं, वो जो टेररिस्ट हैं, उनका खात्मा करो। मेन इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी फौज को चोट लगाओ। ये जब तक ये इनको चोट नहीं लगेगी, ये तो लड़ना भूल गए। इनके सामने जो इनकी है हुकूमतदार, ये टेररिस्ट हैं, उन्हीं के जरिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन इनको चोट लगेगी तो इनको पता लगेगा कि ये तो महंगा सौदा है, ये हटेंगे, ये ठंडे भी पड़ेंगे और ये बात भी आ जाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और इन तमाम बातों को रखने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि अब हिंदुस्तान की तरफ से वो तैयारी की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि कल की जो अटैक की बात